Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear students, today we are going to discuss about the chapter number 13, current electricity. आज हम डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता चलूँ कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स होंगे, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, कितने वीडियो लेक्चर्स में सारे चैप्टर को समराइज कर लेंगे। इसके नियर अबाउट 4 वीडियो लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के। एक होगा ओम्स लॉ की बेसिस पर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है उसकी बेसिस पर डिटेल में कर लेंगे, और दूसरा वीडियो लेक्चर होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, ये डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा पावर डिसिपेशन पर है, पावर डिसिपेशन क्या होती है, क्या फिनोमेना है ये। और जो लास्ट वन वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो इस लेक्चर को, इस चैप्टर्स को हम 4 वीडियो लेक्चर्स में समराइज कर लेंगे। देन आफ्टर अगर स्टूडेंट्स की डिमांड हुई तो इसकी बेसिस पर हम जो एक अलग जैसा है सारे चैप्टर्स का एक समराइज वीडियो बना लेंगे, उसमें हम इसकी जो डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MCQs करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आज डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के हवाले से कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम कुछ मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया या इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर्स किसको कहते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें करंट का फ्लो होता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो सके, फ्लो ऑफ करंट हो सके, दैट इज सेड टू बी कंडक्टर्स। ओके, और दूसरी कैटेगरी होती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे टाइप के मटेरियल्स जिनमें जो नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो, जो नेट फ्लो ऑफ करंट हो, वो जीरो के इक्वल हो। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं दीज आर इंसुलेटर्स। उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। जिसमें जो एनर्जी की ट्रांसमिशन हो वो जीरो हो, जो फ्लो ऑफ करंट हो वो जीरो, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं दीज आर इंसुलेटर्स। और एक हमारे पास मटेरियल्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, जिसमें करंट का फ्लो होता है, बट एट सर्टेन कंडीशन की बेसिस पर कुछ डिमांड्स होती है। उन डिमांड्स को हम जब पूरा करते हैं तो सेमी कंडक्टर्स करंट को फ्लो करवा देते हैं। उनमें जो नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी देन आफ्टर होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, जो एट सर्टेन कंडीशंस की बेसिस पर वो एनर्जी की ट्रांसमिशन करवाएं या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हो, जिसको हम करंट कहते हैं, वो। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो इन पॉसिबिलिटी की बेसिस पर अगर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है या फ्लो ऑफ करंट होता है तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं दीज आर सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आप वीडियो को पास करते हैं, अपने कॉपी पर नोट करते जाएं। ये लाजमी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें इस बोर्ड पर बना लूँ, यहाँ पर मेहंदी नहीं लगाने। हम यहाँ कोशिश करें कॉन्सेप्ट को समझें और टाइम को सेव करते चलें। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कंडक्टर्स के हवाले से। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, सपोज करें एक हमारे पास मटेरियल है, दिस इज अ मटेरियल, ये एक मटेरियल। इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, अ लॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल इन दिस मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं दिस इज कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनमें अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर सकता है आगे। ओके, तो जो इसकी एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है आगे, और जो इसकी एनर्जी है ये इधर आगे ट्रांसफर कर सकता है, इसकी एनर्जी ये आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर जो नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, वो यहाँ अवेलेबल है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस अवेलेबल हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको? कंडक्टर्स। जब हम इसको नॉर्मल कंडीशंस पर छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो इन मटेरियल्स के अंदर एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से या किसी भी पोटेंशियल से डिस्कनेक्ट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो हम प्रोवाइड जीरो करते हैं, मतलब कि इनको हम टोटली डिस्कनेक्टेड कर देते हैं बैटरी से। ओके, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो है, सपोज करें 0,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0. इट मीन दिस इज डिस्कनेक्टेड विथ एन कनेक्टेड पॉइंट. किसी भी कनेक्टेड पॉइंट से ये क्या है? अभी डिस्कनेक्टेड है. किसी भी बैटरी के साथ क्या है? अभी ये डिस्कनेक्टेड है. तो इसमें जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी होती है? थर्मल. इसका वैल्यू होता है 10⁶ मीटर पर सेकंड. ओके, इतनी वेलोसिटी होती है इन कंडक्टर्स में, थर्मल वेलोसिटी. जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है? 0. जब ये बैटरी से क्या होते हैं? डिस्कनेक्टेड होते हैं. तो उसी कंडीशंस में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 10⁶ मीटर पर सेकंड. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिलियन मीटर पर सेकंड. ओके, ये वेलोसिटी होती है. अगर हम इस सेम कंडक्टर को किसी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर लें, अगर हम सेम कंडक्टर को किसी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर लें, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड कर लें, किसी कनेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट कर लें जहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू समथिंग ले सकें, तो उस कंडीशंस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बिहेवियर समथिंग चेंज हो जाता है. किस तरह? सपोज करें ये सेम कंडक्टर है. अब मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है किसके साथ? किसी टर्मिनल के साथ. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है. ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स को इधर है, को इधर है, को इधर है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसमें. ठीक है, इसमें जो नेट इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट क्या है? वो 0 है. इसमें रैंडम डायरेक्शन है. ओके, जब हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, कोई एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर लेते हैं. ओके, ये इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना इसने शुरू कर लिया. ओके, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं इस वेलोसिटी को हम कहते हैं दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम vd से शो कर सकते हैं. दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका वैल्यू था 0.01 मीटर पर सेकंड. 0.01 मीटर पर सेकंड ये इसका वैल्यू होता है. ओके, यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड. इस तरह भी हम इसको शो कर सकते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, दिस वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है. आप देख रहे हैं दिस वैल्यू इज वेरी टू मच लो. ये बिल्कुल लो है. और ये 1 मिलियन मीटर पर सेकंड, 10⁶ मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है इन इलेक्ट्रॉन्स की. मगर यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो क्या है? वो है 0. यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो 0 के क्यों नहीं है? यहाँ पर नेट इफेक्ट मैक्सिमम है. क्यों मैक्सिमम है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी न किसी डायरेक्शन से कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कनेक्टेड है. यहाँ पर क्या है? एक मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम है, रेंडमनेस ज्यादा है. तो यहाँ पर एक दूसरे की ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली को कैंसिल आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर नतीजे में क्या हो जाएगा? जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. इस केस में जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? एज कंपेयर टू दिस वन, दिस विल बी मैक्सिमम. ये मैक्सिमम होगा. ओके, यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे दूं. हाँ, जब ज्वेलरी को पहनते हैं, सोना वगैरह पहनते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. वो तो कंडक्टर्स है ना. ये हमारे पास गाड़ी है, ये भी कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो यहाँ पर करंट मुझे क्यों नहीं लगता? इनमें इतनी वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है. ये कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सोना पहना हो उसको करंट लग जाए डायरेक्टली? ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ हमारा मुझे ये घड़ी पहनी हुई, इसमें ये कंडक्टर्स हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होगी. क्योंकि मैंने ये जो घड़ी है, जो वॉच है, मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है. बैटरी के साथ डिसकनेक्टेड विथ बैटरी. मैंने कोई 10-12 वोल्ट बैटरी नहीं ली है कि मैंने इसको कनेक्ट किया है बैटरी के साथ. जस्ट इस तरह कनेक्टेड नॉर्मल कंडीशंस में ये कंडक्टर अवेलेबल है मेरे पास. तो ये कंडक्टर है, इसमें जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या? 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है. व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अट्रैक्टिंग मी? ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? क्या रीजन? क्या इनकी मेरे साथ दोस्ती है? ऐसा तो नहीं है ना. क्या सिंपल रीजन है कि इनका जो नेट इफेक्ट है वो 0 है. इनका नेट इफेक्ट क्या है? 0 है. फिर क्योंकि इनमें रैंडमनेस ज्यादा है. ओके, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेशियो ऑफ थर्मल वेलोसिटी टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रेशियो क्या होता है? ऑप्शंस में लिख देता हूं. ऑप्शन ए, फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नहीं लिखते, 10⁻⁸ रेशियो 1. ऑप्शन बी
1/10⁸ option C 10⁻6/1, option D 1/10⁻6. what will be ratio of थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रेशियो होगा? ओके, थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और ड्रिफ्ट का क्या है? 10⁻⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻⁻², तो ये +2/1। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल ये, तो ये हो जाएगा 10⁸ तो थर्मल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है वो क्या है? 10⁸ दिस रेशियो ऑफ थर्मल वेलोसिटी टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थर्मल वेलोसिटी का रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओह श्योरली ए इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, ये थे लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द कंडक्टर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा करंट के हवाले से। करंट क्या होता है? ओके, करंट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। कि कितनी चार्जेस किसी कंडक्टर से क्रॉस करती हैं कितने टाइम में, दैट रेटेड टाइम या रेटेड फ्लो ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी अ करंट। ये जो रेटेड फ्लो है चार्जेस का, इस टाइम के साथ जो चार्जेस का अमाउंट फ्लो करता है, उस रेटेड अमाउंट को कहते हैं दिस इज अ करंट। तो करंट क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेटेड अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज सेड टू बी करंट। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो करंट को हम लिखते हैं I = Q/T। ये टोटल चार्जेस कितनी फ्लो करते हैं कितने टाइम में, दैट अमाउंट इज सेड टू बी अ करंट। दिस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम विच टाइम इज सेड टू बी अ करंट, इसको हम करंट कहते हैं। ओके, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ऐसा नहीं कि एक चार्ज, 2, 3, ऐसे नहीं, कितनी चार्जेस, टोटल चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करते हैं, दैट इज सेड टू बी अ करंट। अगर मिनिमम टाइम में, अगर कम टाइम में, अगर मिनिमम टाइम में चार्जेस का जो फ्लो है वो ज्यादा है, इट मींस क्वांटिटी ऑफ करंट इज मैक्सिमम। इफ देयर इज अ लेस टाइम एंड फ्लो ऑफ चार्जेस मोर मैक्सिमम, मोर एंड मोर मैक्सिमम, ज्यादा मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे जो करंट की क्वांटिटी है वो क्या है? ज्यादा क्रॉस हो रही है। ओके, अगर टाइम ज्यादा है और फ्लो ऑफ चार्जेस कम में, इट मींस क्वांटिटी ऑफ करंट विल बी लो। जो करंट की क्वांटिटी वो क्या होगी? वो लो होगी। अगर ज्यादा टाइम में कम फ्लो होता है चार्जेस का, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर कम टाइम में ज्यादा चार्जेस फ्लो कर लेते हैं, इट मींस देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ चार्जेस ज्यादा हैं तो करंट भी ज्यादा होगा कम टाइम में। ओके, तो ये थे लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट करंट। और हम इस Q, टोटल Q को हम लेते हैं Q = NE। Q = NE। दिस E इज एक्चुअली फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है हमारे पास? ये फंडामेंटल चार्ज होती है, या जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। या इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि दिस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो किसी भी कंडक्टर पर मौजूद होता है। ओके, किसी भी कंडक्टर पर जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है दिस स्मॉल, दिस एलिमेंट्री चार्ज, दिस फंडामेंटल चार्ज, दिस बेसिक चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है इसका वैल्यू? 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये वैल्यू है इसका, ये एलिमेंट्री चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी बेसिस पर मैं कि आपको एग्जांपल करवा लूँ, हम इसको इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं। I = या डायरेक्ट में लिखता हूँ, Q का वैल्यू क्या है? NE/T। तो करंट इज इक्वल टू NE/T। अगर मैं कहूँ आपको दिस N शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दिस N shows the number of electron, this small does not show the electron, this is elementary charge, this basic charge, this fundamental charge, this is not a electron. Okay, तो अगर मैं आपको कहूँ सपोज करें कि टाइम अवेलेबल है आपके पास 4 सेकंड, या मैं कहता हूँ देयर इज अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर
in which 5 ampere current is passing through from this point to this point. 5 एम्पियर करंट पास करता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक विद इन टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, विद इन टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड में 5 एम्पियर करंट पहुंचता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हुई होंगी. आपको ये चार्जेस का अमाउंट मालूम करना है. सर समझ में नहीं है. सिंपल. सपोज देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L through which 5 ampere current is passing from this point to this point. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 5 एम्पियर करंट पास करता है. टाइम क्या है अवेलेबल. टाइम है आपके पास सपोज कर लें 2 सेकंड. टाइम क्या है 2 सेकंड से. तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितनी ट्रांसफर हुई होंगी इस पॉइंट तक. ओके तो चार्जेस का अमाउंट हमें मालूम करना है. तो सिंपल में हम ये मालूम कर सकते हैं. जस्ट 1 मिनट. ओके तो ये थी लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द कंडक्टर्स एंड करंट के हवाले से. तो इसकी बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं. फॉर्मूलास ये फॉर्मूला माइंड में लेना. इसकी बेसिस पर लिटिल बिट क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी कंडक्टर पर कितनी चार्जेस हो सकती हैं, इतना करंट पास हुआ है, ये टाइम हुआ है. तो डिफरेंट वे से यहाँ पर कैलकुलेशन के बेसिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं. ठीक है तो ये पॉइंट नोट्स कर लें. अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओहम्स लॉ क्या है. ओके ये मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ. नाउ वी आर डीलिंग विद ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या होता है जल्दी करें, नोट कर लें. शाबाश नोट कर लें, जल्दी करें. नोट कर लिया. जस्ट 1 मिनट. ओके तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है. ओहम्स लॉ को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. जस्ट 1 मिनट में थोड़ी सेटिंग कर दूं. ओके ठीक है. ओहम्स लॉ क्या होता है कि ओहम्स लॉ के बेसिस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. थोड़ी सी सेटिंग कर लें कैमरा. ठीक है ओके. अब ओहम्स लॉ को फोकस कर देंगे. ओहम्स लॉ क्या है. ओहम्स लॉ इज एक्चुअली used to explain the relationship between current and resistance. ओम्स लॉ इस्तेमाल होता है करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए. सो सिंपली वी कैन से दैट देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 पैरामीटर्स ऑन व्हाट बेसिस दिस ओम्स लॉ कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड. 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ओम्स लॉ को वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक फैक्टर है हमारे पास रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज. एक है करंट, दूसरी है रेजिस्टेंस और तीसरा फैक्टर है हमारे पास वोल्टेज. दिस इज करंट, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज वोल्टेज. व्हेन वी आर गोइंग टू डील विथ करंट एंड रेजिस्टेंस then change of voltage will be 0. It means voltage will be constant. जब हम करंट की और रेजिस्टेंस के हवाले से डीलिंग करेंगे तो उसी केस में हम करंट की जो चेंज, वोल्टेज की जो चेंज है वो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे. इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखेंगे. अगर हम करंट और वोल्टेज के हवाले से रिलेशन डिस्कस करते हैं, करंट का और वोल्टेज का, तो जो रेजिस्टेंस की चेंज है वो क्या रखेंगे, 0. इसका मतलब ये हुआ कि हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे. अगर हम डील करते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस को तो इसी केस में जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, सॉरी जो चेंज इन करंट है वो क्या रखेंगे, 0. तो सिंपली ये हुआ कि जब भी हम दो क्वांटिटी से डील करते हैं तो एक लास्ट वन जो रिमेनिंग पॉइंट है, जो रिमेनिंग फैक्टर है, जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है उसको क्या रखते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं. ओके तो इस तरह कुछ ये सीनरीज अवेलेबल हैं, इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे. तो ओम्स लॉ एक्सप्लेन करता है जब भी किसी कंडक्टर से हमें करंट को पास करवाना हो तो करंट को पास करवाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है. एक रुकावट होती है उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम. ये कंडक्टर है,
हमने इस पर जो टर्मिनल से वो कनेक्ट कर ली है किसी बैटरी के साथ, किसी ऐसे कनेक्शन के साथ यहाँ से हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल सके। ओके, तो अगर हम सपोज करते हैं हमने एक वोल्टेज दी मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड की, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। अगर हम 2 वोल्ट सप्लाई करते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी और जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, हाइंड्रेंस से। ये हाइंड्रेंस किसने है, रुकावट को, रेजिस्टेंस को कहते हैं। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइंड्रेंस। या मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइंड्रेंस। आप जितनी वैल्यू एनर्जी की बढ़ाते जाएंगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो जो हाइंड्रेंस है, जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है करंट के पाथ में, वो कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, हाइंड्रेंस से। दिस हाइंड्रेंस इज एक्चुअली है रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बट वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट। वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमारे पास ये रिलेशन आया करंट और रेजिस्टेंस का। जो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से क्या है, ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर हम लो रेजिस्टेंस करते हैं और वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो करंट का फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, जो नेट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करके तो जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हम रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो उसी केस में जो आउटकम करंट मिलेगा वो क्या होगा, वो मिनिमाइज होकर मिलेगा, वो हमें कम मिलेगा। ओके, तो अगर हम करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके वोल्टेज की वैल्यू को मैक्सिमम कर लें, बूस्ट अप कर लें, तो उसी केस में जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हो सकती है। अगर हम करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाकर कम वोल्टेज सप्लाई करें, देन आफ्टर करंट कैन बी मिनिमाइज। हम करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, अगर देखा जाए वोल्टेज के हवाले से, ये हमने डिस्कस की करंट के हवाले से, तो करंट क्या बना, करंट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं दिस इज करंट। अगर मैं करंट के हवाले से, करंट को छोड़कर, करंट को लीव कर अगर मैं डिस्कस करूं अगर रेजिस्टेंस के हवाले से, इस तरह आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर विल बिकम्स इक्वल टू वी अपॉन में आर। रेजिस्टेंस क्या है, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दिस विल बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के इक्वल है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। करंट और जो वोल्टेज का आपस में रेशियो है, दैट शोज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को शो करता है, दिस शोज द रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम बात करें कि वोल्टेज के हवाले से, तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज विल बिकम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस की जो आपस में प्रोडक्ट है, दैट शोज द वोल्टेज। तो वी विल बिकम्स इक्वल टू आया, वी विल बिकम्स इक्वल टू आया। करंट और रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है, दैट विल गिव अस आउटपुट ऑफ वोल्टेज। ये हमें आउटपुट देंगे वोल्टेज की टर्म्स में, दिस विल बिकम्स इक्वल टू वोल्टेज। ओके, तो फाइनली ओम्स लॉ क्या हुआ, ओम्स लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कीपिंग कांस्टेंट। अगर हम रेजिस्टेंस को कीप कांस्टेंट रख के, रेजिस्टेंस को सेम रख के, अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, करंट को मैक्सिमम बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी होगी। या दूसरे वे से, इसका दूसरा इमेज ये कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस।
करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज की जो चेंज है वो जीरो कर लेते हैं, तो उसी केस में जो करंट होगा वो मिनिमम होगा। करंट मिनिमम कब होगा? जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम कर लें। उसी केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको मिनिमाइज करके वोल्टेज की वैल्यू को हम मैक्सिमम कर लेंगे, उसको बूस्ट अप कर लेंगे। तो उसी केस में जो करंट की क्वांटिटी है, जो करंट की आउटकम में जो करंट की प्रोडक्ट होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं करंट को मैक्सिमम करने के लिए और करंट को मिनिमम करने के लिए। एक ये पॉसिबिलिटी हुई कि हम करंट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके वोल्टेज की वैल्यू को बूस्ट अप करनी है, एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये है, अगर हम करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाकर इंक्रीज करके मैक्सिमम करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को, अब वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर लें? मिनिमाइज कर लें, लो लेवल पर लेकर आए। तो उसी केस में जो करंट में चेंज होगी वो मिनिमाइज होगी, जो करंट में चेंज आएगी वो कम आएगी, तो करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं इन ओम्स लॉ में। ओके, ये ओम्स लॉ को चीजें एक्सप्लेन करती है। इनकी ग्राफ किस तरह होती है? इसकी ग्राफ कुछ इस तरह होती है। ये वोल्टेज और ये करंट, इनका रिलेशन क्या है आपस में? वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट स्लोप शो करेगी। दिस शोस द ओमिक कंडक्टर। वोल्टेज का और करंट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है ना। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन आर इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये ग्राफ शो करता है कंडक्टेंस को। अच्छा, अगर इस तरह ग्राफ हो या इस तरह हो तो ये शो करते हैं नॉन ओहमिक बिहेवियर को। ये शो करते हैं किसको? नॉन ओहमिक को। तो ये चीजें ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती, नॉन ओहमिक बिहेवियर को शो करती हैं। ये सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड, दिस बोथ स्लोप्स शोज द नॉन ओहमिक बिहेवियर। ये नॉन ओहमिक बिहेवियर को शो करते हैं। ये दोनों ग्राफ्स, ये दोनों स्लोप्स ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है ये सेकंड वन स्लोप। ओके, तो ये है लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि करंट को हम एक्स एक्स में रख लें और वोल्टेज को वाई एक्स में ले लें, क्या ये चीजें कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हमने ये अपने हिसाब से नहीं रखी है कि मेरी मर्जी है, मैंने वोल्टेज को नीचे रख लिया है और करंट को मैं ऊपर रख लूंगा, ये नहीं। एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होती है। एयर वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड करंट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। इट मींस करंट इज डिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट। इट मींस वी कैन से दैट डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट। सिंपल। क्या हमने ये बात की कि जो वोल्टेज है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस में रखते हैं, और जो करंट है ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। तो इट मींस वी कैन से दैट this dependent quantity depends upon independent quantity and this independent quantity is independent of any quantity। ये दूसरी क्वांटिटी से क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, करंट से इंडिपेंडेंट है, करंट इस पर डिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट पर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ये थी डिस्कशन अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, आप इसकी बेसिस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं ये एक रजिस्टर है, दूसरा ये रजिस्टर है, तीसरा ये रजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। कितनी रेजिस्टेंस है इसकी? 2 ओम। इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम और इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम। हर एक रेजिस्टेंस की मैंने 2 टाइम्स रेजिस्टेंस को बढ़ाया है। इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है। सपोज करें इन तीनों रेजिस्टर्स की जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो क्या है, हमें मालूम करनी है।
वोल्टेज की वैल्यू हमें मालूम करनी है। मैं कहता हूँ इनसे जो करंट गया है फर्स्ट से वो गया है 1 एम्पियर। इसमें से जो करंट गया है सपोज करें वो गया है 2 एम्पियर, और इसमें जो करंट गया है वो क्या गया है सपोज करें 4 एम्पियर। मतलब जो करंट की क्वांटिटी इनमें से पास हुई है वो उनकी हाफ हाफ हो गई, हाफ के लिए यहाँ उसकी हाफ तो नहीं कह सकते क्योंकि ये 6 है ये 4 है, 2 टाइम्स कम होती गई है। ये 6 है रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है 2 टाइम्स कम है, 4 एम्पियर है। अगर ये 4 ओम है तो इसकी जो करंट क्वांटिटी है वो क्या है 2 टाइम्स मिनिमाइज करके हमने इसको प्रोवाइड किया, वो क्या है 2 एम्पियर है। अगर ये 2 ओम है तो इसकी जो हमने करंट प्रोवाइड किया वो क्या है इनसे हाफ की है, वो क्या की है हमने मिनिमाइज करके 1 एम्पियर कर लिए। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इसके वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी या इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो ये डिफरेंट सीनरीज अवेलेबल हैं, तो आपको इनकी वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। ओके करें, सपोज करें I1 क्या है हमारे पास 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है 2, तो ये क्या आएगा 2 वोल्ट आएगा। इस तरफ आए, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है 2 है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है वो है 4, तो जवाब क्या आएगा 8 वोल्ट आएगी। अगर हम V3 की बात करें, I कितनी है 4 है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 6 है, तो जो V3 की वैल्यू होगी वो क्या आएगी 24 वोल्ट आएगी। तो आपने देखा अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएं और जो करंट की वैल्यू है उसको हमने क्या किया है 1 एम्पियर किया, 2 एम्पियर किया और 4 एम्पियर किया है। अगर हम करंट की वैल्यू को कम रखते हैं और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको मैक्सिमम रखते हैं, उसी केस में जो वोल्टेज आएगी हमारे पास वो क्या होगी ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और करंट को हम कम प्रोवाइड करते हैं, करंट कम क्रॉस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कम है, वोल्टेज की वैल्यू कम है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए। अब देखें इसमें वोल्टेज क्या आई है 2 आई है, इसमें क्या आई है 8 वोल्ट है, इसमें क्या आई है 24 वोल्ट है। ओके, तो करंट कम क्रॉस होता है जब रेजिस्टेंस हाई होती है, करंट कम क्रॉस होता है जब रेजिस्टेंस हाई होती है। यहाँ पर 1 एम्पियर रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है, यहाँ पर करंट क्या है 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस क्या है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर 4 एम्पियर है, रेजिस्टेंस यहाँ 6 ओम है। तो करंट कम देने से इसका मतलब ये है, करंट कम क्रॉस करने से इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस क्या है हाई है। ओके, तो इस तरह से ये सिचुएशंस हैं, इनकी बेसिस पर थोड़े से लॉजिकल वे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, रेशो की फॉर्म में आ सकते हैं या डिफरेंट वे से टेक्निकल वे से आ सकते हैं। ओके, अब हम फोकस करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इसका एक ये पार्ट हो गया ओम्स लॉ का। अब दूसरा पार्ट ये है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली रेजिस्टेंस दो सेक्शंस में कैटेगराइज की गई है। जो रेजिस्टेंस है वो 2 सेक्शंस में कैटेगराइज की गई है। एक सेक्शन ये है कि लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। दूसरा सेक्शन ये है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक लेंथ और एरिया और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। किस तरह डिपेंडेंट है हम इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर वे से विथ एमसीक्यूज विथ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है रेजिस्टेंस का, एरिया का या टेम्परेचर का। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, सो आप इनको नोट करें। अभी इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लें, आप जल्दी करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अभी हम इनको रिमूव कर लेते हैं, आप ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इट मींस फैक्टर्स अफेक्टेड द रेजिस्टेंस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर अफेक्टेड हैं, जिनसे जो रेजिस्टेंस की सेहत पर है वो असर होता है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस की सेहत को खराब कर सकते हैं। ओके okay, now factors which are totally affected on the resistance of a resistor। ओके, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस पर अफेक्टेड हो सकते हैं। मैंने आपको बता दो फैक्टर्स, एक लेंथ और एरिया और दूसरा क्या है टेम्परेचर।
अब हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि लेंथ एरिया हाउ दीज आर अफेक्टेड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं लेंथ एंड एरिया को। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू मूव टेम्परेचर। ओके, अभी हम फोकस करते हैं इस पार्ट पर, लेंथ हो गया। सपोज करें एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। इसमें जो एटम्स हैं वो सपोज कर लेते हैं कि 50 है, और जितने भी हम अज्यूम कर लेते हैं जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करने के लिए। ठीक है, ये इसमें क्या है, एटम्स अवेलेबल हैं, ये कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में ये एटम्स अवेलेबल है। अगर मैं इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी बढ़ा देता हूँ, कितनी बढ़ा देता हूँ, जितनी ये उतनी बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब यह मैं डबल कर लेता हूँ, क्या डबल कर लेता हूँ। इसकी ये लेंथ एल है, इसकी ये लेंथ क्या है, ये भी एल है, मैंने इसको डबल कर लिया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है मैं कहता हूँ सपोज करें 50 एटम्स है, क्या है 50 एटम्स है। तो 50 एटम्स के दरम्यान में जाहिर सी बात है कोलन भी होगी, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन में आएंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे को, उनके दरम्यान जो कोलन क्रॉस है वो कंटिन्यू होगा। अगर मैं लेंथ को बढ़ा देता हूँ जितनी ये है, ऑलरेडी मैंने उसको उतना बढ़ाया है, इसका मतलब ये हुआ मैंने इसको डबल किया है। तो ये टोटल एटम हो जाएंगे 100 एटम्स हो जाएंगे 100। तो जाहिर सी बात जो रेट ऑफ कोलन है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। दिस विल आल्सो 2 इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेजिस्टेंस को लेंथ को बढ़ाते हैं, जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, लेंथ के साथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और जो रेजिस्टेंस है एरिया के साथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया के साथ क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ भी एरिया से क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी ना। रेजिस्टेंस का जो लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट है, एरिया के साथ क्या है, इनडायरेक्ट है। तो रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट है, तो रेजिस्टेंस इनडायरेक्ट एरिया से, तो मतलब ये हुआ कि लेंथ भी क्या होगी, इनडायरेक्ट ही होगी ना एरिया से। यस सर, श्योरली। तो इसका रिलेशन क्या होगा, इसका रिलेशन नहीं होगा। एक ऐसा पैरामीटर होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो लेंथ और एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसकी जो रेजिस्टेंस होती है जस्ट ओनली अफेक्टेड होती है बाय द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर हम मटेरियल लेते हैं या सेम मटेरियल लेते हैं, उसकी हम लेंथ चेंज कर लेते हैं, हम उसकी एरिया चेंज कर लेते हैं। सपोज करें मैंने इसकी एरिया को क्या कर लिया है, हाफ कर लिया है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों डबल होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी खुद डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस खुद डबल हो जाएगी। ओके, तो जो नेट इफेक्ट आता है वो क्या आता है, थोड़ा सा चेंज आता है, हमें समथिंग वैल्यू मिलती है आउटकम में। एक ऐसा फैक्टर भी है जिसमें हम लेंथ को चेंज करें या एरिया को चेंज करें, उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। बस समझ में नहीं आ जाएगा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। इस प्रोपोर्शन को खत्म करके हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं रो, एल अपान में ए। दिस कांस्टेंट टर्म इज एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिसका पहला नाम है, ये दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका पहला नाम है रेजिस्टिविटी, क्या, जिसका फर्स्ट नाम है रेजिस्टिविटी। Okay. So now it is clear from this relation, this resistance is dependent of following factors.
विच आर तीन, विच आर थ्री, ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, एक लेंथ पर डिपेंडेंट है, एक एरिया पर डिपेंडेंट है। ओके, तो इन तीन फैक्टर्स पर ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो इसकी बेसिस पर मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूँ, वो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एमसीक्यूज को यहाँ पर प्रॉपर्ली वैसे सारा थ्योरेटिकल में नहीं लिखता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ एमसीक्यूज अपने वर्बली बताता हूँ, या मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, सारे एमसीक्यूज जो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो मैं दे दूंगा आपको। ओके, तो अब ये है इसकी बेस पर एमसीक्यू। सपोज देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area A. If its length is stretched from length L to double and area is reduced to half, then what will be new resistance? उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? So once time repeat. Okay, मैं रिपीट करता हूँ। Suppose there is a conductor of length L and area A. If its length is stretched from length L to length double and area is reduced to half, from A to A by 2 reduced to half, then what will be its new resistance? इसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, अगर हम इसकी की लेंथ को डबल कर लेते हैं, जितनी ये है उतनी हम दूसरी कर लेते हैं, और उसकी जो एरिया है उसको हम क्या कर लेते हैं? हाफ कर लेते हैं। अगर A है तो हम कर लेते हैं A by 2 कर लेते हैं। तो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? ट्वाइस हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, या 8 टाइम्स कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? या इनको प्रोटोकॉल देने के लिए हम ऑप्शन ई लिख लेते हैं, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी करें, कमेंट करें। ओके, मैं सॉल्व करता हूं। हमने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, इसकी लेंथ L है और इसकी एरिया A है। हमने क्या किया है? हमने इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया, डबल कर लिया है, और एरिया को क्या कर लिया? एरिया को हमने ऑफ कर लिया है। डायग्राम में तो ये प्रॉपर वे से आपको ये ऑफ नहीं नजर आएगी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो आप इनको इस तरह ही समझ सकते हैं। हमने एरिया को क्या किया है? हाफ किया है। जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई? टोटल लेंथ हो गई डबल, और जो एरिया है वो एरिया क्या हुई है? एरिया हुई है हाफ। एरिया को हमने हाफ कर लिया है। तो इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो न्यू रेजिस्टेंस किस तरह मालूम करें? सिंपल, ये गिवन है ऑप्शंस। ये रो कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखी है, सेम मटेरियल लिया है, इस मटेरियल को हमने चेंज नहीं किया है, और जो लेंथ है उसको क्या किया है? हमने L to 2L किया है, वो यहाँ 2L पुट करें, और जो एरिया है उसको हमने क्या किया है? हाफ कर लिया है। तो इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन शो करता है कि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। रेशियो फॉर्म में हमेशा वैल्यूज क्या जाती हैं? गोइंग टू डिक्रीज, रिड्यूस होती जाती हैं। तो ये भी शो करता है कि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम तो नहीं होगी। दैट्स वन पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कि अगर इंक्रीज हुई तो कितनी इंक्रीज हुई है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वो होगी 4 टाइम्स। सर किस तरह? जस्ट 1 मिनट, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा ठीक है। ओके, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो होगी इंक्रीज, वो कैसे मालूम करें? तो सिंपल फार्मूला गिवन है, रो L, हमने लेंथ को क्या किया है? डबल किया है, 2L, और जो एरिया को हमने क्या किया है? हाफ किया है। तो ये 2 यहाँ डिवाइड कर, ऊपर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 रो L अपान में A। तो रो L अपान A ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू R। तो हम लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल टू 4R। जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है? वो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई है। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है।
थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी का मसला हो रहा है। ओके, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हुई है, वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा, वो 4 टाइम्स कम हो चुकी है न्यू रेजिस्टेंस से। न्यू रेजिस्टेंस बढ़ गई है, मतलब जो पहले थी वो कम हो चुकी है। वो कितनी कम हुई, जितनी है बड़ी है, ये कितनी बड़ी है, 4 टाइम इंक्रीज हुई है न्यू रेजिस्टेंस। जो कम हुई है वो कितनी होगी, ये जितनी बड़ी है वो उतनी कम हुई होगी। तो कितनी कम हुई है, वो 4 टाइम्स कम हुई है। कितनी बड़ी है, 4 टाइम्स बड़ी है। तो कौन सा ऑप्शन है सर, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट, ये नन सही है। तो आप इसको रिमूव करके यहाँ प्रॉपर ऑप्शन लिख ले तो अच्छा होगा, 4R। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ओके, दूसरा एमसीक्यूज देता हूं। सपोज देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, if its length is increased from L to double and its area is reduced to half। ये हमने कर लिया, एरिया पर कर लिया। चलो इसको मैं रेडियस की बेस पर कर लेता हूं। सपोज देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and radius R and radius R. If its length is increased from L to double and the radius of this conductor is reduced to half. If radius of this conductor is reduced to half, it means R by 2. Then what will be its new resistance? इसकी जो new resistance है वो क्या आएगी? Okay, option A, option B, option C, option D. 8R, 8 by R, 4R, R by 4. ये ऑप्शन ए प्रोटोकॉल के लिए नन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, सवाल समझ में थोड़ा सा कम आया है, रिपीट कर लो। देखिए ये क्या है, ये एक कंडक्टर है। इसकी लेंथ को हमने क्या कर लिया है, डबल कर लिया, बढ़ा दी है इसकी लेंथ। ठीक है, वो कितनी की हमने, डबल कर ली। और ये जो रेडियस है इसका आर, हमने इस आर को क्या किया है, जो न्यू रेडियस है वो किया है हमने हाफ, R by 2 कर लिया है। जो R डैश है वो क्या कर लिया है हमने, R by 2 कर लिया है। तो पूछा गया है कि अब हम इसके अगर रेडियस को हाफ कर लेते हैं तो इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उस पर कौन सा इफेक्ट होगा, क्या होगा? सॉल्व करें। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, इधर ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तो वीडियो में नहीं आता मगर बोल रहा था। चलो ठीक है, क्या है फार्मूला रेजिस्टेंस का, ये रो एल अपान में ए। सर यहाँ पर तो बड़ा जुल्म हो चुका है, यहाँ पर तो रेडियस है ही नहीं, ये तो एरिया है। हाँ, एरिया में तो रेडियस होता है, जैसे चक्कर में चक्कर होता है फिर उसी में चक्कर होता है। सेम तरीके से यहाँ पर एरिया में रेडियस है। एरिया किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी रो एल अपान पाई आर। आर का वैल्यू क्या है, हमने आर को हाफ कर लिया है, R by 2 कर लिया। ओके, तो हम इसको R by 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। ओके, हमने लेंथ को क्या किया, डबल कर लिया। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेंथ इज डबल 2L। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2L, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। वो 4 यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2 विल बिकम्स इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई 2 विल बिकम्स इक्वल टू 8। ये 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, H रो L अपान में बाय आर इसका, दिस इज इक्वल टू एरिया। तो हम लिख सकते हैं एरिया। तो रो L अपान है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ 8R। जो न्यू रेजिस्टेंस हुई है R डैश, जो न्यू रेजिस्टेंस है R डैश, ये कितने इंक्रीज हुई है, ये 8 टाइम इंक्रीज हुई है, एंड दिस इज इंक्रीज टू 8 टाइम। जो पहले रेजिस्टेंस थी वो कितनी कम हुई है, ये जितने इंक्रीज हुई है वो इतने टाइम्स डिक्रीज हुई होगी। ये अगर न्यू रेजिस्टेंस 8 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो वो 8 टाइम्स रिड्यूस होगी। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ये है अबाउट रेजिस्टेंस। तो इसके और भी डिफरेंट वे क्वेश्चंस टेक्निकल वे से आ सकते हैं। तो अगर हम रेडियस को कम कर दें, रेडियस भी एक एरिया का पार्ट है भैया, समझे थोड़ा सा। यहाँ पर हमने एरिया को हाफ किया था तो रेजिस्टेंस बड़ी थी, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सेम वे से रेडियस भी एक एरिया का पार्ट है ना।
अगर मैं इसको कम कर लेता हूँ, इसके एक सेक्शन को कम कर लेता हूँ, हमने यहाँ पर पूरी एरिया को कम किया था, पूरी एरिया को, वो क्या थी, क्या थी, a/2 की थी, हमने a/2 की थी। तो इसमें जो न्यू रेजिस्टेंस आई थी वो क्या आई थी, 4r आई थी, 4r। हमने यहाँ पर क्या किया है, उसके रेडियस को कम किया है, रेडियस को। तो रेडियस को, एक पार्ट को, एरिया के एक पार्ट को, एक रेडियस को कम करने से जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ती है। अगर मैं कंप्लीट एरिया को हाफ करता हूँ, अगर मैंने a/2 किया और r/2 किया, तो a/2 करने से जो रेजिस्टेंस न्यू पैदा हुई वो कितनी हुई, वो 4r हुई है। अगर मैं उसके रेडियस को कम करता हूं तो उसी केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या आती है, 8r। दोनों केसेस में लेंथ क्या थी, ट्वाइस थी ना, लेंथ हमने कांस्टेंट रखी दोनों केसेस में। तो एरिया को कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है, ज्यादा ज्यादा कम होती है, और रेडियस को कम करने से, सेम वैल्यू से कम करने से, 2 करने से, हाफ करने से, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ती है। एरिया को कम करने से उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम बढ़ती है, और रेजिस्टेंस को कम करने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ती है। इज इट क्लियर? ये थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आप ये प्रॉपर वे से नोट करें। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल वे से, इनके फैक्टर्स को हम थोड़ा सा वेरी करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लें, इनको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूंगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि सारा रिमूव कर लूंगा, जल्दी करें, नोट करें। ओके ओके, जल्दी करें। अच्छा, एक और एमसीक्यूज कर लें इसकी बेस्ट बात, थोड़ा टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक। ये दो हमने एमसीक्यूज कर लिए, उनसे थोड़ा सा ये ताकतवर एमसीक्यूज है, ये हेल्दी एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इस हेल्दी एमसीक्यूज का देखते हैं कौन सा फर्स्ट कमेंट करता है, कौन सा इसका रिप्लाई देता है। सो एमसीक्यूज क्या है, आप इसको नोट करते जाएंगे, या आप इसको प्रॉपर वैसे अपने कॉपी पर नोट करते जाएं, वीडियो को पास करके, या मैं आपको सेंड कर लूंगा, या मैं व्हाट्सअप नंबर अपना जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली नोट्स मंगवा सकते हैं, या जो चीज आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आई विल शेयर विद यू। ओके, सो लेट्स डिस्कस एमसीक्यूज क्या है। सपोज देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L and area A. If this wire is redesigned, if this wire is redesigned from L to L/2 after melting, if its area is equal to A, then what will be its new resistance after melting? अगर हमारे पास कोई लेंथ है, कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, हम इसको मेल्ट करके हीट देकर इसको रीडिजाइन करते हैं, दोबारा बनाते हैं। अगर इसकी लेंथ क्या है, हमने इसको क्या किया, रीडिजाइन किया है, इसको मेल्ट करके हमने इसका जो लेंथ है वो ऑफ कर ली है, L/2 कर ली है। तो जाहिर सी बात है लेंथ का और एरिया का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर लेंथ को हमने हाफ कर लिया है तो एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो पूछा गया है जब हम इसको रीडिजाइन करते हैं तो उसी केस में इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इनको रिमूव कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये एक वायर है, हमने क्या किया, इसको रीडिजाइन किया आफ्टर मेल्टिंग। मेल्ट करने के बाद हमने इसको क्या मेल्ट किया है, ये रीडिजाइन हो चुकी है, इसकी लेंथ में तब्दीली आई, जो उसकी लेंथ है वो क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। तो हमने पढ़ा जो रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है, और रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या है, डायरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स है, लेंथ के साथ डायरेक्ट है, तो लेंथ का भी एरिया से क्या होगा, इनवर्स होगा। तो एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, तो पूछा गया है कि जो न्यू रेजिस्टेंस है आफ्टर मेल्टिंग आफ्टर रेजिस्टेंस, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, इसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सिंपल है, रो एल अपान में ए, तो आर डैश इज इक्वल टू, रो कांस्टेंट है, एल की वैल्यू क्या की हमने, 2l की है, और जो एरिया है वो क्या की है हमने, डबल कर ली है। सॉरी, जो लेंथ है वो क्या की है, हाफ कर ली है, हाफ है, L/2, this is not twice of L, this will become equal L/2। ओके, तो ये एरिया क्या है इसकी, ये। तो पूछा गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो सारी सी बात, ब्लोरिंग हो रही है,
जस्ट मैं थोड़ा सा इसको सेटअप कर। ओके, तो इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सिंपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे, रो एल अपान में 2 मल्टीप्लाई 2, ये डिवाइड करता है, ये क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4a, तो रो एल अपान ए दिस इज इक्वल टू आर, ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है, तो आप इसके वैल्यू को इस तरह पुट कर सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर बाय 2, जो इसकी न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी, इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ओके, तो ये था एमसीक्यूज। अब हम इसको फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Then after we will discuss about the factor which is temperature. Okay, अब थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लें रेजिस्टिविटी पर, then after we will focus on the temperature factor। हमने ये चीज पढ़ी रो एल अपान में ए, तो हमने ये बताया कि दिस शोज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये शो करता है कि इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को शो करता है। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, दिस इक्वल टू आर ए बाय एल, ये ए डिवाइड कर दे इधर मल्टीप्लाई, एल या मल्टीप्लाई कर दे इधर डिवाइड करेगी। ओके, तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यू आर नाउ सीइंग दैट दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, आपको ये लगता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंडेंट है, एरिया पर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट, नो दैट्स नॉट डिपेंडेंट, दिस इज टोटल इंडिपेंडेंट ऑफ these factors। specific resistance only depends upon the nature of material, जो specific resistance है वो हमेशा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अगर हम मटेरियल को चेंज करते रहते हैं तो रेजिस्टेंस वेरी होती रहेगी, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी होती रहेगी, रेजिस्टेंस तो होगी ही होगी मगर यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर हम मटेरियल को वेरी करते रहते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी होगी, अगर मैं लेंथ को वेरी करता हूँ तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी नहीं होगी, अगर मैं एरिया को वेरी करता हूँ तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी नहीं होगी। सर ये क्या कह रहे हैं, ओके, तो मैं आपको एक एमसीक्यू करवाता हूँ इसके बेसिस पर, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एरिया, इनसे किस तरह इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, अगर मैं लेंथ को हाफ कर लूं, एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको हाफ कर लूं, L/2 कर लूं, तो इसको हाफ करने से जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम ही जवाब आएगा। मैं ये एमसीक्यूज बोर्ड पर मेंशन करता हूँ, लिखता हूँ सारा, देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट। ओके, इसको मैं भी ओके, तो ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या फोकस करें, ए कंडक्टर है रेजिस्टेंस आर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इफ लेंथ इज डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी, ऑप्शंस गिवन है R/2, ऑप्शन बी R/4 और ऑप्शन सी 4R या ऑप्शन डी जस्ट R। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है, जो न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी या 4 टाइम्स कम हो जाएगी या 4 टाइम्स मैक्सिमम हो जाएगी या रिमेन अनचेंज रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हिच इज करेक्ट वन ऑप्शन अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल है। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एमडी कैट 217 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, ना 200, ठीक है 2017 में आ चुका है ये। तो आपको पता है कि हमने क्या किया है, इसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, आर रखा है, इट्स रेजिस्टेंस इज आर, वो जो आर डैश है वो क्या है, आर रखी है हमने इसको। और जो एरिया है, एरिया को हमने क्या किया है, हाफ किया है, एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ। और जो लेंथ है, लेंथ को हमने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है। देखिए आपको ये चीज मालूम है कि लेंथ को और रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। अगर मैं इसको डबल करता हूं लेंथ को, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
और दूसरी पॉइंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस क्या होगी वो हो गई आर डैश टू आर हो गई, डबल हो गई। अगर मैं आऊं एरिया पर तो हमने एरिया को क्या किया है, एरिया इज रिड्यूस्ड हाफ, एरिया को हमने हाफ किया है। इट मीन जो ए डैश है उसको हमने किया है ए बाई टू, जो ओरिजिनल एरिया उसको हमने किया है हाफ। तो आपको पता है और रेजिस्टेंस का और एरिया का जो रिलेशन है वो क्या है, आपस में इनवर्स है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है 2r है और एरिया को हमने क्या किया है हाफ किया है। जब एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी डबल। तो पहले कितनी है ये 2r है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी वो 4r हो जाएगी। कीप इन माइंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन। जो रेजिस्टेंस है न्यू वो क्या हो जाएगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो r डैश विल बिकम्स इक्वल टू फाइनली 4r। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 4r। तो आप पुट करें इसका वैल्यू 4r। जो एरिया है वो क्या है, एरिया हाफ है। जो लेंथ है, लेंथ को हमने क्या किया है डबल किया है, 12 किया है। तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, एफ लगा 2 2 4। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी 2r l अपान में 2 into l, 12 से हम रखा 2 2 से कैंसिल। जो न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है ये r a अपान में l। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई तब्दीली आई है नहीं आई है। तो जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो कौन सा है डी है। अगर लेंथ को वेरी करते हैं या हम एरिया को वेरी करें, लेंथ को वेरी करने से या एरिया को वेरी करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कीप इन माइंड मैंने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है। लेंथ को मैंने वेरी किया तो डबल हो गई, एरिया को वेरी किया तो 4 टाइम्स बढ़ गई है। ओके, अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूं तो लेंथ और एरिया को डबल करूं, ट्रिपल को 100 टाइम बढ़ा दूं, 100 टाइम कम कर दूं, उसकी सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जस्ट ओनली डिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंडेंट है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट वन पार्ट, लास्ट वन सेक्शन से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लूँ, मिनिमाइज कर लूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वीडियो हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टेम्परेचर फैक्टर है उस पर जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह डिपेंडेंट है। ओके, ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट टेम्परेचर फैक्टर। Now you are going to focus on second factor which is temperature. आपको पता है आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी है कि जो लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, चेंज इन लेंथ के साथ। दिस लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल लेंथ, ये भी पढ़ा है हमने। और ये भी पढ़ा है कि जो लेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो चेंज इन लेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, ओरिजिनल से। हमने इसको डिफरेंट वे टेक्निकल वे थोड़ा सा स्टडी कर लिया है, या मैं इसको प्रॉपर वे से लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हमने ये चीज पढ़ी है कि जो लेंथ में तब्दीली आती है वो डिपेंडेंट होती है 2 फैक्टर्स पर, एक ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंडेंट होती है और दूसरी चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो सेम वे से यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। हमने चीज पढ़ी है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा टी, यस इस तरह लिखते हैं। इस प्रोपोर्शनल को खत्म करके हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एल नॉट डेल्टा टी। ये चेंज लेंथ, चेंज किस तरह मालूम करते हैं, फाइनल से इनिशियल, फाइनल से इनिशियल या टोटल से इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं एल टी माइनस में एल नॉट ओरिजिनल लेंथ अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो टोटल किस तरह मालूम करते हैं, इसको जब शिफ्ट करेंगे ये माइनस की ये प्लस हो जाएगी, तो ये जगह अल्फा एल नॉट डेल्टा टी प्लस में एल नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर इनको कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो लेंथ है वो इस तरह मालूम कर सकते हैं, जो चेंज लेंथ है वो ये है, चेंज लेंथ ये है और जो टोटल लेंथ है वो ये है। तो सेम वे से हमने ये चीज डिस्कस की कि रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन क्या है, आपस में डायरेक्ट है।
तो सेम वे से जिस तरह लेंथ डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर, सेम वे रेजिस्टेंस भी डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। वो किस तरह डिपेंडेंट है अभी ये फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, चेंज इन टेम्परेचर से। ओके, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर नॉट डेल्टा टी। ओके, तो इनको हम प्रोपोर्शनल खत्म करके कांस्टेंट टर्म देते हैं अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। दिस अल्फा इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए ये नेगेटिव होती है। कीप इन माइंड, जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होता है। तो अगर इसको मालूम करना चाहें किस तरह मालूम कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी। ये टर्म से इधर मल्टीप्लाई करें, सिंपली यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। ओके, डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी, या मैं डेल्टा को थोड़ा सा प्रॉपर वैसे लिख लूँ। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट इंटू 1 अपॉन में डेल्टा टी। इसको कहते हैं change in resistance upon original resistance, change in anything upon same thing, change in anything upon में same thing। ओके, जो ओरिजिनल चीज में चेंज आई है उस चेंज का रेशो ओरिजिनल चीज से, ठीक है, तो उसी को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल चेंज। ये होती है फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली अ फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस। उसको हम फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं। हमें चाहिए टोटल, जिस तरह लेंथ यहाँ मिली है हमें यहाँ पर टोटल जो तब्दीली आती है रेजिस्टेंस में वो रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। तो सिंपली हम इस रिलेशन को आगे लेकर आते हैं, या मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो हम इसको आगे लेकर आते हैं। तो डेल्टा आर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो हम किस तरह करेंगे, टोटल में से इनिशियल मालूम करेंगे, माइनस करेंगे अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, अल्फा आर नॉट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, डेल्टा टी प्लस में आर माइनस का इधर प्लस का। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, इसको कॉमन ले लें, ये आएगा 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस ये आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये चीज़ें मालूम कर ली हैं। अगर क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आप जो सजेस्ट करना चाहते हैं, सो वेलकम, यू कैन कमेंट मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, दिस विल बी एनफ फॉर द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ के लिए अच्छा खासा हो चुका है, जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, बहुत सारी टॉपिक्स को जो है ना हमने डिटेल में डिस्कस किया है एक प्रॉपर वे से। आपके एमटीकेट में भी हेल्प हो सकती है डिफरेंट वे से, डिफरेंट क्राइटेरिया से। ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स क्या होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बेस पर जो टेक्निकल बेस एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके, वी विल सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।